Hello aspirants, I'm Ritesh Shukla and this is the analysis of UPSC GS-2 paper. And this paper was not very hard. I would say that if you have an experience for around 2 to 3 years, then definitely you are going to solve all these questions comfortably. And if you are aware of the current situations, current things that are going around, definitely you'll be able to address these questions also. Whereas if you have attempted for the previous questions of the UPSC, that is also going to help you in this particular section. The only thing that is going to be competitive with other aspirant is the presentation of the answer, how you have presented your answer. That is the main thing here. और इसके साथ ही मैं दूसरा पेज शुरू करता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस मैं पुटअप करूंगा और उसके कुछ स्पेसिफिक हिंट आंसर मैं आपको प्रोड्यूस करूंगा और ओवरऑल जो सेक्शंस जो है किस पर्टिकुलर फील्ड से है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। अब ये जो क्वेश्चन था ये एथिक्स के पेपर में था पिछले बार, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ओवरऑल ये जो है पॉलिटी का मेन क्वेश्चन है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं उसके बेस पर है। और जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है जजेस द्वारा, तो वो ये एड्रेस करते हैं कि जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स हैं और इसके द्वारा जो एमिनेट होती है मोरालिटी वो पूरी तरह से डिस्कस्ड है या नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एक्चुअली अ फेसेट, एक्चुअली अ डॉक्ट्रिन दैट हैज बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए हैं उसके बेसिस पर ही ये मोरालिटी डेवलप की गई है। और इस डॉक्ट्रिन को हर जजमेंट में, किसी भी जजमेंट को पास करने के पहले देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली व्हाटएवर द जजमेंट इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनली मोरल टू प्रोवाइड इट। ठीक है, ये जो है जजेस द्वारा ही किया जाता है। तो ओवरऑल जो मोरालिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इंटरप्रिटेशन है उसके बेसिस पर मोरल सिचुएशन अराइज जो होता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, अब इसमें जुडिशियल डिसीजंस के बारे में है तो कई सारे डिसीजन है। नास फाउंडेशन का डिसीजन है, मेनका गांधी का डिसीजन है, केशव भारती का डिसीजन है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जो है अडॉप्ट किया गया है। उसमें बताया जाता है जजेस द्वारा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है यहाँ पर। तो यू कैन जस्ट इजिली यूज एटलीस्ट 1 or 2 केसेस एंड एक्सप्लेन दैट। ऑलराइट, this is the polity question. Second is discuss the desirability of greater representation to women in higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. अब आपने सुना होगा कि इंदु मल्होत्रा was the only judge the earlier times, कि एकमात्र जो है वुमेन जज थी जो लास्ट जो टाइम पीरियड है सुप्रीम कोर्ट का, वहां पर आप देखेंगे कि ये एकमात्र जज जो है एलिवेट हुई थी एज अ वुमेन इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, हाई कोर्ट में भी ऐसी सिचुएशंस है जहां पर वुमेन का प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है। तो इस रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो डाइवर्सिटी है, जो इक्विटी है, उसको मेंटेन रखने के लिए आखिरकार क्या जो है करना चाहिए उसके बारे में बताना है। तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है उसका आखिरकार क्यों जरूरत है, इसको जो है आपको यहाँ पर पुट आउट करना है। वो अराउंड 150 वर्ड्स में डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैपन। तो ये जो आवश्यकता है वो किस लिए है, क्योंकि कई बार जो वुमेन रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें भी मेन ऑल्दो उनका जुडिशियल पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो मेल हैं इसलिए वो हो सकता है कि मेल पर्सपेक्टिव से ही किसी बात को सोच सकते हैं, वेयरएज द फीमेल सी अ वुमेन्स केस फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव। तो उसका भी एक बहुत अपना जो है इंपॉर्टेंस है। उस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को देना बहुत जरूरी है। ठीक है, दीज आर द एस्पेक्ट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड इन दिस आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ द दिस आल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटी। ठीक है, या फिर आप इसको क्योंकि यहाँ पर हायर जुडिशियरी में डिवर्सिटी इक्विटी के बारे में बताया गया है, तो ये गवर्नेंस पार्ट में भी पूछा जा सकता है, या फिर सोशल जस्टिस भी इसको कहा सकता है। अगर इसका स्पेसिफिकेशन किया जाए तो वो तो सोशल जस्टिस ही होगा। ठीक है, सोशल जस्टिस का एक सेक्शन है। थर्ड है, हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एनेबल्ड द स्टेट्स टू इंप्रूव देयर फिस्कल पोजीशन। ठीक है, 14th फाइनेंस कमीशन, नॉट 15th फाइनेंस कमीशन। ये 2013 में ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और एनेबल्ड द स्टेट्स टू इंप्रूव देयर फिस्कल पोजीशन। 36% से 42% का ओवरऑल जो टैक्स डिवोल्यूशन था वो स्टेट्स को प्रोवाइड करना था थ्रू द 14th कमीशन।
इसको अडॉप्ट करने का मतलब है कि सेंटर के पास जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका एटलीस्ट टैक्सेस या फिर जिस भी मैकेनिज्म से वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो 36% था वो 42% हो गया, जो कि स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता था ताकि वो जो है अपने रीजन को डेवलप कर सके। ठीक है, तो दैट इज दी वेरी बिग इम्पैक्ट, क्योंकि ये अराउंड 6% का इंक्रीज है और 6% इंक्रीज गिव्स वे लॉट ऑफ मनी टू द स्टेट एंड दे कैन गेट हेल्प व्हाइल डूइंग द वेलफेयर। ठीक है, तो दैट कैन ऑल्सो बी एड्रेस विद इन द 150 वर्ड्स। तो ये कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इफ यू थिंक इन अ even in a straight manner, if you know about 14th Finance Commission, you can just write there. ठीक है, to what extent in your view the parliament is able to ensure accountability of the executive in India? अब पार्लियामेंट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कैसे अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसके पास क्या मैकेनिज्म है। तो आप अगर कभी लोकसभा या राज्यसभा देखते होंगे तो उसमें क्वेश्चन आर, जीरो आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस करके जो है क्वेश्चन आर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका गवर्नमेंट जो है आंसर देती है। तो ये एक तरीका है पार्लियामेंट में काउंटर करने का गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ने आखिरकार जो काम किया है वो किस लिए किया है, या आगे कुछ काम करने वाले हैं तो उनके पास क्या डिटेल है। तो ये सारी चीजें पार्लियामेंट में ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी यानी कि कोई भी बिल अगर प्रेजेंट होता है तो उस बिल पे सेक्शन बाय सेक्शन जो है डिस्कशन भी होता है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दैट इज हाउ पार्लियामेंट इज कीपिंग इट। तो ये केवल एग्जीक्यूटिव होने का, पावर होने का ही मतलब नहीं है। पार्लियामेंट में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनमें से जो नंबर ऑफ मेंबर्स गवर्नमेंट में नहीं है, दे कैन काउंटर क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड दे कैन सीक आंसर्स टू व्हाटएवर द बिल्स और व्हाटएवर द लेजिस्लेशन इज बीइंग टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दैट कैन बी पुट आउट हियर। क्वेश्चन 5th है, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है स्ट्रेट। Personal groups play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the business associations contribute to public policies. Then again, this is also of social justice. अब जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये कौन से ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कई एनजीओज हैं या फिर कोई ग्रीन एनवायरनमेंट को लेके कोई स्पेसिफिक एनजीओ है वो, या फिर कोई जो है जुडिशियली एनवायरनमेंट को लेके जो है पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करते हैं वो ग्रुप, या फिर बिजनेस एसोसिएशंस, ये जो फिक्की हैं या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ऐसे सारे जो भी ग्रुपिंग्स होते हैं उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि वो लोगों में पुट करके उनको जो है ये चीज कहने को कहते हैं कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है उसको आप थ्रू पब्लिक प्रेशर जो है लोगों के सामने प्रोड्यूस करिए। तो दैट इज द प्रेशर ग्रुप दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। लेकिन यहाँ पर भी स्पेसिफिक बिजनेस एसोसिएशन से रिलेशन है, तो ये जो है लेबर यूनियन या फिर फिक्की के बारे में बताना है, स्पेसिफिकेशन नहीं है। कोई बिजनेस एसोसिएशन के बारे में आप अडॉप्ट कर सकते हैं कि वो कैसे अपने मनी को इस्तेमाल करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, और उस पैसे को आप किसी पर्सपेक्टिव को डेवलप कराने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जो भी पर्सपेक्टिव जो है डेवलप हो जाती है तो दैट प्रेशराइजेस गवर्नमेंट इनटू डूइंग समथिंग। ठीक है, तो दैट इज हाउ दिस प्रेशर ग्रुप्स आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, ओवरऑल। तो नाउ 6th question, besides being a moral imperative of welfare state, primary health structure is a necessary precondition of sustainable development. ठीक है, अब ये वेलफेयर स्टेट का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि डूइंग वेलफेयर फॉर द पीपल। और जब वेलफेयर करते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हेल्थ स्ट्रक्चर। अब ये हेल्थ स्ट्रक्चर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली पैंडेमिक जब अकर कर गया तो उसमें लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, उसकी वजह से कई सारी डेथ्स हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अनअवेलेबिलिटी की वजह से कई डेथ्स हो गए। तो इसके लिए जो प्रॉपर प्रिपरेशन है उसकी बहुत आवश्यकता है। तो हेल्थ स्ट्रक्चर को काफी ज्यादा चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, और वो भी काम जो है वेलफेयर स्टेट का है। ठीक है, तो इसीलिए ये बताया जा रहा है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि डिजीजेस जैसे पैंडेमिक जैसी चीजें अगर डेवलप होती हैं तो दैट विल नॉट ओनली विशिएट द एटमोस्फेयर, नॉट ओनली विशिएट द एनवायरमेंट, क्योंकि इससे डेथ बहुत होंगे, और जो बल्क डेथ होते हैं दैट विल अगेन ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ डिजीज एज फॉर प्लेग। तो इसलिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर पाना है तो उसके लिए हेल्थ स्ट्रक्चर को भी काफी जरूरत करना होगा, ताकि वेलफेयर स्टेट का जो एस्पेक्ट है उसको जो है कंप्लीट किया जा सके। दैट हैज बीन स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ ये जो है वेलफेयर इनिशिएटिव्स से रिलेटेड है। ठीक है,
सेवन क्वेश्चन है, अर्न वाइल यू लर्न स्कीम नीड्स टू बी स्ट्रेंथन टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। अर्न वाइल यू लर्न कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल ग्रेजुएशन करते हुए या फिर ग्रेजुएशन से ड्रॉप आउट है, उसी समय अगर उसको अगर 100 रुपीज एटलीस्ट पर डे अगर प्रोवाइड कर दिया जाता है, देन उसके जो ईयर का जो मंथ का जो एक्सपेंस है वो कम से कम कवर हो जाएगा। तो दैट वाज द ओवरऑल गोल ऑफ अर्न वाइल यू अर्न। अब इसको स्किल ट्रेनिंग में अगर इंक्लूड कर लिया जाए, यानी कि 3000 मंथ दे के अगर उनको जो है और भी स्किल्स प्रोवाइड कर दिया जाए, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, ये भी वेलफेयर इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड malnutrition बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन एसएचजीज। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनका जो ओवरऑल वर्क होता है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उनको डिकस्ट्रक्ट करके लोगों तक पहुंचाना होता है, और इसके बदले इनको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज के थ्रू कुछ पैसे जो है प्रोवाइड करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहना है कि विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी एंड malnutrition, इसको जो है कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अब एसएचजीज में ग्रुप ऑफ वुमेन्स होते हैं, इस ग्रुप ऑफ वुमेन में जो भी नंबर ऑफ वुमेन है उनके पास अगर जो है अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा या फिर अमाउंट ऑफ वेल्थ हो जाएगा, काफी छोटे स्तर पर भी अगर हो जाएगा, देन डेफिनेटली वो अपने आप को एम्पावर फील कर पाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड डेफिनेटली जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको थोड़ा सा कम कर पाएंगे। ठीक है, इक्वालिटी कुड बी फाइनेंशियली, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो ना इक्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब उससे ही जो है पॉवर्टी को भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि अगर अच्छा खासा थोड़ा अगर अमाउंट होता है, थोड़ा अगर पैसा होता है, देन दे कैन बेटर द लाइवलीहुड्स। ये सब सारी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द लास्ट फ्यू डेकेड्स वेर ऑफ एशियाज ग्रोथ स्टोरी, द नेक्स्ट फ्यू आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ अफ्रीकाज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स। अब अफ्रीका और एशिया का तो अफ्रीका और इंडिया का तो काफी पुराना रिलेशन है, क्योंकि हम जो है वहां से क्रूड ऑयल भी खरीदते थे, और वहां पर कई सारे हमारे इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि नाइजीरिया में, कीनिया में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कभी भी डेब्ट ट्रैप क्राइसिस क्रिएट करने का नहीं होता, बट हम पॉलिटिकल एक्यूमन क्रिएट जरूर करते हैं, यानी कि हम उनसे ये हेल्प जरूर मांगते हैं कि कहीं पे हमारी ग्रुपिंग में अगर एडिशन का मामला होगा तो हमें आप वर्ल्ड लेवल पे सपोर्ट, इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट कर दीजिए। तो दैट इज द एस्पेक्ट दैट इंडिया वांट्स फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्री और एनी अदर कंट्री दैट वी हैव रिलेशंस विद। ठीक है, तो अफ्रीका में आखिरकार इंडिया का क्या है, यहाँ से हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, यहाँ पर हम जो है कीनिया में कई जगहों पर सड़कें बना रहे हैं, कई जगह पे नाइजीरिया में हम जो है क्या बोलते हैं सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिया का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है कि अफ्रीका में कई सारे वर्क हम जो है कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि 150 वर्ड में हमको लिमिट भी करना है, तो वी विल जस्ट एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट्स, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी दैट वी हैव प्रोवाइडेड, एक्सप्लेन हाउ वी आर नॉट क्रिएटिंग डेट क्राइसिस, और इसके वजह से जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है इंडिया का अफ्रीका को लेके वो काफी पॉजिटिव है रादर देन चाइना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आईआर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएसए इज फेसिंग एन एक्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग देन द अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम करंट अफेयर्स, बट दैट टू फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इशू। ठीक है, तो यूएसए इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कैसे हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और पॉलिटिकली इसके जो विंग्स है वो काफी ज्यादा फैल गए हैं, जैसे कि ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, कंप्लीटली इसने अपने मिलिट्री प्रेजेंस से पूरा का पूरा कब्जा कर रखा है, जहां पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है, अब यूनाइटेड स्टेट्स है, इनका इकोनॉमिक प्रेजेंस या फाइनेंशियल प्रेजेंस तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन इनकी जो पॉलिटिकल पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में या फिर इवन साउथ ईस्ट एशियन में, वो हमेशा से फेलियर रही है, जिसकी वजह से चाइना जो है अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके ऐसे सारे रीजन्स में अपनी साख बना चुका है, जिसकी वजह से यूएस का ओवरऑल जो इमेज है वो इन सारे एरिया में खत्म हो चुका है। तो ज्यादातर जो वर्ल्ड लेवल पर जो यूएस का प्रेजेंस था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो हो रहा है यूएस के लिए एक चाइना के रूप में। ठीक है, अब जो चाइना है उनके यहाँ पे क्योंकि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, उनका जो करेंसी है वो भी काफी स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि वो मार्केट काफी बड़ा बना रहे हैं, एक अपनी जो मटेरियल्स है उनको, प्रोडक्ट्स हैं उनको काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से डॉलर भी काफी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है,
तो जो वर्ल्ड लेवल की जो करेंसी है डॉलर, उसको भी आने वाले समय में हो सकता है युआन टेक ओवर कर ले। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत बड़ा थ्रेट है यूएस के लिए। ठीक है, तो 150 वर्ड्स में यू कैन जस्ट कंट्रीब्यूट दैट, कंक्लूड दैट। Now about the 11th question, the jurisdiction of the Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular state is being questioned by various states. However, the power of states to withhold consent to CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. अब जो स्टेट हैं, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जहां पर भी सीबीआई के, जैसे कि महाराष्ट्र में जब वो अभी रिसेंटली सीबीआई गई हुई थी, तो स्टेट ने जो है ये नोटिफिकेशन दे दिया था कि बिना सीएमओ के अप्रूवल के सीबीआई कहीं भी जो है छापा नहीं कर सकती। ऐसा ही आंध्र प्रदेश में हो गया था, तेलंगाना में इस प्रकार की नोटिफिकेशन हो गई थी, वेस्ट बंगाल में से नोटिफिकेशन हो गई थी। तो आखिरकार सीबीआई जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हैंडल की जाती है, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हैंडल की जा रही है तो आखिरकार स्टेट कैसे इसको रोक पाते हैं। तो इसके लिए जो है फेडरल कैरेक्टर जो है वो भारत का, उसके बारे में बताना है। तो वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये इसको कंप्लीटली जो है एम्फसाइज नहीं कर सकते। स्टैट्यूटरीली इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जब किसी चीज को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका प्रभाव स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर इसके प्रभाव को सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ज्यादा करना है तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, जिससे कि स्टेट के प्रभाव को थोड़ा और कम किया जा सके। तो ओवरऑल जो सेंटर और स्टेट है उनके बीच का जो रिलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, दैट इज अबाउट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के बीच में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट बिलोंग्स टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि यूनियन लिस्ट में आता है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो जो है उसी यूनियन लिस्ट में ही आता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी इसको अलाउ करती है तो वो स्टेट के ऊपर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं बनता, बिकॉज ऑफ द फेडरलिटी। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फेडरल कैरेक्टर दैट वी हैव, क्योंकि हमारा कंट्री वी डू नॉट हैव कंप्लीटली फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हियर, बट वी हैव फेडरल विद यूनिटरी कैरेक्टर। फेडरल विथ यूनिटरी कैरेक्टर कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन डूइंग सम थिंग्स, वेयर स्टेट इज आल्सो इंडिपेंडेंट इन डूइंग सम थिंग्स। ठीक है, इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, और ओवर पावर भी जब करना होगा सब्जेक्ट्स का तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी है, लेकिन वो भी जो है स्पेसिफिक सिचुएशंस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पुट आउट करके यहाँ पर एक स्पेशल फेडरल कैरेक्टर का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, कैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन है और वो कैसे काम करते हैं। यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट लिस्ट, यूनियन स्टेट लिस्ट को भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, तो यू कैन पुट आउट इन अ वे। ठीक है, क्वेश्चन 12 इज, दो द ह्यूमन राइट्स कमीशन हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, येट दे हैव फेल्ड टू असर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द माइटी एंड पावरफुल, एनालाइजिंग देयर स्ट्रक्चरल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। दिस अगेन इज दैट ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए तो काफी ज्यादा काम किए हैं, लेकिन उन्होंने उनका जो पूरा जो ताकत है वो असर्ट कर पाने में असमर्थ है। दैट इज द ओवरऑल क्वेश्चन। अब इसके बारे में बताना है कि स्ट्रक्चरल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के बारे में बताना है। तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो उसको आर्टिकल 21 के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया गया था। ज्यादातर चीजों को आर्टिकल 21 के थ्रू जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जैसे कि राइट टू लाइफ को ऑब्जर्व कर लिया गया, उसके बेस पे ही ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया। ठीक है, अब ये जो कमीशन है, इनका ओवरऑल वर्क ये होता है कि कहीं पर अगर राइट्स की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो उसको अडॉप्ट करना। लेकिन क्योंकि जुडिशियरी भी एक प्रकार से प्रोटेक्शन है राइट्स पर, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर एडवाइस भी करती है तो जुडिशियरी इज नॉट बाउंड टू टेक ऑल द एडवाइजेस। ठीक है, तो मैंने बताया कि स्टैट्यूटरी कमीशन है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं प्राप्त है, तो जो स्टैट्यूटरी कमीशन होती है उनका जो भी एडवाइस होता है दैट कुड बी टेकन, कुड नॉट बी टेकन एज पर दी जुडिशियरी एडवाइस, और इवन एग्जीक्यूटिव जो है वहां पर बाउंड नहीं है इनसे। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा इनका जो पावर है उसको डाइल्यूट किया जाता है ऑटोमेटिकली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी का अथॉरिटी ज्यादा है और उनकी अथॉरिटी के कारण ही ये बॉडी जो है कंस्ट्रक्ट की गई है, तो इनकी जो भी एडवाइस होती है वो बाउंड नहीं होती। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो
पूरी तरह से अपना जो पावर एजर्ट करना चाहिए वो नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, दे एग्जर्ट द एक्चुअल पावर बिकॉज दे हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 13 इज एनालाइज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और द नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस एंड इंडिया। ठीक है, अब इक्वालिटी के बारे में बताना है कि यूएस और इंडिया के पर्सपेक्टिव में इक्वालिटी कहाँ स्टैंड करती है। तो हमारे यहाँ की जो इक्वालिटी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट एज फार एज यूएस इज कंसर्न, क्योंकि हमारे यहाँ की इक्वालिटी में बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी जैसी चीजें थी, कास्ट जैसी चीजें थी, क्लासेस जैसी चीजें जो डेवलप होती हैं, तो उनको जो है कंप्लीटली खत्म करने के लिए इक्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। वेरएस यूनाइटेड स्टेट्स में रेस डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन वहां पर क्योंकि जो प्रोविंसेस हैं उनके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ राइट्स जो है वो बताते हैं, जिससे कि ओवरऑल यूएस पर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है, और जो इंडिया है ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थ्रू आउट द स्टेट्स जो है रन करता है। तो इसलिए जो इक्वालिटी में जो भी चेंजेस होंगे वो ओवरऑल कंट्री में ही होगा। ठीक है, अगर राइट्स में ऐसे चेंजेस होते हैं तो, जबकि फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जैसी डॉक्ट्रिन ऑलरेडी अडॉप्टेड है, तो ये 2-3 चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं एंड डेफिनेटली विल बी एबल टू कवर दी 250 वर्ड्स। ठीक है, now about the explain the constitutional provisions under which legislative councils are established, review the working and current status of legislative councils with suitable illustrations। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल तो केवल 6 स्टेट में ही थे, जब भी जम्मू कश्मीर भी इसको डिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर भी खत्म हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके स्पेसिफिक आर्टिकल्स दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जगहों पर जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा होता है और वो बहुत सारे क्योंकि एस्पेक्ट्स होते हैं डिस्कस करने के, उसको डिस्कस नहीं कर पाते, तो वो अकॉर्डिंग टू द नीड लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी डिपेंड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली पर। ठीक है, नाउ ये पॉलिटी का स्ट्रेट क्वेश्चन है। Question number 15. Do department-related parliamentary standing committees keep the administration on its toes and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples. Department-related standing committees. ठीक है, अपने टोस पे रख देते हैं, या फिर पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल होता है, पार्लियामेंट में अगर बिल प्रोड्यूस होता है वहां पर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ऑलरेडी, लेकिन जब ऐसे बिल को जब कमिटी में सेंड कर दिया जाता है तो यही जो मेंबर्स है वो यहाँ पर बैठते हैं और इनका जो स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन होता है स्टैंडिंग कमिटी में, वो हो सकता है कि गवर्नमेंट पूरी तरह से अपना ना पाए, लेकिन क्योंकि एग्जर्शन काफी ज्यादा होता है इसकी वजह से स्टैंडिंग कमिटी का बहुत ज्यादा हेल्प नहीं हो पाता किसी बिल को लेके। ठीक है, तो यही यहाँ बताना है कि वैलिड द वर्किंग ऑफ सच कमिटी विद सूटेबल एग्जांपल्स। डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनकी वर्किंग के बारे में बताना है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मेंबर जो लोकसभा से हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर राज्यसभा से हैं वो कितने हैं, अलग अलग जो स्टैंडिंग कमेटी है वो कौन कौन सी है, और इसमें जो अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें कौन से मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो देन द ओवरऑल आंसर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, question 16 is, has digital illiteracy particularly in rural areas coupled with lack of information and communication technology accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification। डिजिटल इलिटरेसी कैसे जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी को कैसे कम करता है। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ डिजिटल इलिटरेसी। अब जो रिसेंट एग्जांपल हो सकता है वो है यूपीआई का, क्योंकि स्मार्टफोन में आपने देखा होगा ज्यादातर जो अर्बन एरियाज है वहां पर यूपीआई तो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन इसका जो डिजिटल लिटरेसी वाला पार्ट है वो रूरल एरिया में बहुत ज्यादा नहीं जानने की वजह से, क्योंकि वो मोबाइल नहीं जानते, वो स्मार्टफोन नहीं जानते, तो इस इलिटरेसी की वजह से ये यूपीआई जैसी जो सिंपल चीज है उसको भी वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म रोल आउट भी करती है तो रूरल एरियाज में ऐसे हमारे लोग नहीं हैं जो कि डिजिटली लिटरेट हैं, जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी पुट आउट, और इसके साथ ही साथ आप जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसे वो डिजिटली इलिटरेट हैं, क्योंकि स्मार्टफोन्स जो है अभी लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखा जाए तो उस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं, और जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी में ज़्यादा जागरूक हैं या फिर उनको उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं वही उनको जो है
एड्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई रूरल पॉपुलेशन इज क्वाइट अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। इसकी वजह से डिजिटल लिटरेसी काफी कम है हमारे यहाँ, ठीक है। नाउ दो वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन पैट्रियार्कल। Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? Now, women in post-independent India have excelled in various fields. अब यहाँ पर ये कहना है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है फीमेल्स का, दे सम और द अदर एक्सर्ट द प्रेशर सेइंग दैट राइट टू वुमेन जो है वो कहीं ना कहीं कर्टेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको तो हेल्प मिल जाता है, लेकिन जो रूरल पॉपुलेशन में जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनको बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलता, उनको एम्पावरमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो ओवरऑल रूरल पॉपुलेशन है वहां पर सोसाइटल प्रेशर ही ज्यादा काम करता है, और जो सोसाइटल प्रेशर है वो अभी भी पैट्रियार्कल है, ठीक है। अब ये जो पैट्रियार्कल प्रेशर है उसको कंप्लीटली अगर खत्म करना है तो जो अर्बन फीमेल्स हैं जो कि अब थोड़ा एम्पावर्ड हो गए हैं, उनको जाके इससे पैट्रियार्कल मेंटालिटी को पूरा पूरा खत्म करना होगा, और तब जाके जो ऐसे रूरल वुमेन हैं उनको भी ऐसा एम्पावर्ड फील कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताना है कि अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स, व्हाट इंटरवेंशंस कैन हेल्प चेंजेस मिलियो। तो यहाँ पर आपको छोटा सा अपना ओपिनियन भी देना है, और गवर्नमेंट की कई सारी जो स्कीम्स चल रही है उसमें से एक दो स्कीम्स आप यहाँ प्रेजेंट करके ये बता सकते हैं कि कैसे वुमेन को हेल्प किया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस क्वेश्चन। Now question 18, can civil society and non-governmental organization present an alternative model of public service delivery to benefit the common citizen? Discuss the challenge of this alternative model. अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, क्या वो जो है कॉमन सिटीजन को हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। अब जो सिविल सोसाइटी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आखिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के जो वर्क होते हैं उस फील्ड में ही हो सकता है काम करते हो, ठीक है। तो ऐसे कई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसीज होती है उसमें ही काम करती है, और उनकी सारी पॉलिसीज को वो इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब ये एक अल्टरनेटिव मॉडल किसके बारे में बताया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट की विंग होती है, से फॉर एग्जांपल जो लोकल लेवल पर जो भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या फिर लोकल लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, क्योंकि वो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, उनको जो है वो अनक्वेश्चनेबल है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा हेजिमोनिकल भी हो जाता है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको तो क्वेश्चन किया जा सकता है, और वो ऐसे सारी जो स्कीम्स है उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हुए वो गवर्नमेंट की जो विंग है उस पर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा मैकेनिज्म है जिससे कि इसके काउंटर में एक मैकेनिज्म डेवलप कर सके, जिससे कि जो भी कॉमन सिटीजन को बेनिफिट प्रोवाइड करना है जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में बताना है तो सबसे बड़ा चैलेंज तो गवर्नमेंट की ही फंक्शनिंग है, गवर्नमेंट की ही मशीनरी है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर लोकल लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसको जो है हम यहाँ पर इंक्लूड करके और अच्छा खासा आंसर बना सकते हैं इसका, ठीक है। 19 क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। तो संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसमें जुड़ने से आखिर इंडिया का क्या है, क्योंकि सेंट्रल एशिया पे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पिछले 5 साल में जो है काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस रहा है, क्योंकि वी डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तान, और हमें जब सेंट्रल एशिया की ओर देखना है तो हमें जो है एकमात्र रूट जो है हमारा अफगानिस्तान था, वो भी अब जो है काफ़ी ट्रबल्ड है, और चाइना से हमारी डिस्प्यूट काफ़ी रहती है। तो इसलिए कोई ना कोई हमें रूट ऐसा पकड़ना चाहिए था जिससे कि चाइना से तो हमारा रिलेशन जैसा भी हो, लेकिन जो सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं उनसे हमारा रिलेशन जो है वो ठीक ठाक हो पाए। तो इसके लिए हमें जो है कोई ऐसी ग्रुपिंग को जो है पकड़ना ही चाहिए था जिससे कि सेंट्रल एशिया में भी हम किसी प्रकार से अपनी चीज़ों को पहुंचा सकें, जबकि सेंट्रल एशिया से हमारा कोई भी ऐसा कनेक्शन था ही नहीं किसी ग्रुप से। तो इसलिए एससीओ को ज्वाइन करना दैट वाज अ रियली गुड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट विल बी फाइन। Now question 20 is the newly tri-nation partnership AUKUS is aimed at countering China's ambitions in the Indo-Pacific region. Is it going to supersede the existing partnerships in the region? Discuss the strength and impact of AUKUS in the present scenario.
अब ऑकस के बारे में टाइम टू टाइम हमारा जो वीडियोस था, जैसे कि झलक वीडियो जो है टाइम टू टाइम हर वीक में जाता है, उसमें भी ऑकस के बारे में बताया गया था। इवन मैंने भी पहले जो करंट अफेयर्स थे विश्लेषण, उसमें भी डिस्कस किया है। तो ऑकस इज एक्चुअली अ मिलिट्री ग्रुप, इट इज नॉट पॉलिटिकल ग्रुप। ये मिलिट्री ग्रुप क्रिएट किया गया है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का। इसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। और ऑकस जो है मिलिट्री एक काउंटर बनाकर चाइना के अगेंस्ट जो है ये खड़ा करना चाह रहे हैं। और ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, कहने का मतलब है कि जो क्वाड पार्टनरशिप है जिसमें कि मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है और इसमें इंडिया भी है, इसके अगेंस्ट में क्या खड़ा हो रहा है इसके बारे में यहाँ बताना है। तो इसमें ये बताना है कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट ऑफ ऑकस। तो ऑकस का यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो गया कि ये मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं, और क्योंकि इंडिया यहाँ इन्वॉल्व नहीं है तो डायरेक्ट जो डिसेंशन चाइना से इंडिया का हो सकता है वो यहाँ पर कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल भी फ्री होंगे अगर कोई भी ऐसा काउंटर अटैक चाइना पे करना होगा तो। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पर्सपेक्टिव दैट कैन बी पुट आउट हियर। और भी छोटी छोटी पर्सपेक्टिव होती है, जैसे कि क्वाड में इंडिया इंक्लूडेड है और मिलिट्री कभी भी अटैक नहीं चाहेगा चाइना के अगेंस्ट में। तो ये बहुत सही था कि इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया जो है इसके लिए अग्री भी नहीं करता। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पर्सपेक्टिव दैट कैन बी पुट आउट फॉर दी ऑकस पार्ट। और इसको आप हमारे वीडियोस के थ्रू विश्लेषण में पहले का वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, झलक जो है वीडियो टाइम टाइम जाता है उसमें भी आप देख सकते हैं। एंड द कंटेंट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड देयर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सो ओवरऑल these are the analysis of these questions. I'll be coming up with the GS-3 analysis too. So stay tuned with it. Stay home, stay safe, and keep learning.